बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं। ये चैलेंजेस सिफारती सतह पे यानी खारजा उमूर के हवाले से भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो मईशत का चैलेंज है। मईशत को मजबूत बनाने का चैलेंज है। यकीनी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है और उस पर हम देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से जो इत्तेहादी हुकूमत है वो आपस में बैठ कर सलाह मशवरे कर रही है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आपसे चंद रोज़ पहले सऊदी अरब का भी दौरा किया, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात गए, फिर जब वो वापस आए तो उसके बाद वो लंदन गए और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ से भी उन्होंने मुशावरत की। तमाम जो बातें हैं, मुल्क की जो सियासत है वो यकीनी तौर पर मईशत के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम गुज़श्ता 3.5 पौने 4 साल की बात करते हैं जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि मईशत को बेहतर करने के दावे तो बड़े किए गए, लेकिन जब आदाद व शुमार सामने आते हैं तो उन आदाद व शुमार के मुताबिक सूरत हाल कुछ और होती है। यानी अब जो हालिया आदाद व शुमार आए हैं उसमें हमने देखा है कि इन 3.5 सालों के अंदर बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। तकरीबन 60 लाख से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हुए हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं लोग, 2 करोड़ लोग गए हैं, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर डॉलर को हम देखें तो जब 2018 में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उन्होंने डॉलर 118 रुपये पर छोड़ा था। अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो डॉलर 189 रुपये का है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 10 बिलियन डॉलर उस वक्त थे 2018 में, और जब ये हुकूमत ख़त्म हुई तो 10.8 बिलियन डॉलर हैं। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं उसमें दिखाई दे रहा है। 19.2 बिलियन डॉलर 2018 में थे, 20 बिलियन डॉलर अब हैं। लेकिन अगर हम ट्रेड डेफिसिट को देखें तो उसमें भी बड़ा आपको फ़र्क दिखाई देता है। 2018 में 30.9 बिलियन था, अब 2022 में ये जो डेफिसिट है ये 43 बिलियन है। जो टैक्स टू जीडीपी रेशो था वो 2018 में 11% था, अब 2022 में 9.1% है। इसके साथ साथ मजमूई तौर पर जो कर्जे हैं, मुल्क पर कर्जों में, अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में भी इजाफा हुआ। हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दिया, और जैसे कि पिछली हुकूमत बार बार यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाती थी, वो इल्ज़ामात भी हमें कहीं साबित होते हुए दिखाई नहीं दिए। तो यकीनी तौर पर ये एक मुश्किल सूरत हाल है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस सारी माशी सूरत हाल का इहाता करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रुकन कौमी असम्बली हैं जनाब कैसर अहमद शेख। कैसर अहमद शेख साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर और माशी तज्जियाकार जनाब शमसुल इस्लाम खान। खान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। कैसर शेख साहब, ज़ाहिर है एक तो अगर सियासी मामलात पे अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है सियासत मईशत के साथ जुड़ी होती है। मुल्क उस वक्त चलता है जब उसकी मईशत बेहतर होती है, आपके साथ लोग डील करते हैं, बात करते हैं, बैनुल अक़वामी इदारे भी बात करते हैं। आपको लगता है कि कमिटेड हैं आप लोग, और ये जो इस वक्त एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का आपको सामना है इस पर काबू कर पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल साहब, आपने बड़ी ही ऐसी सूरत हाल पर डिस्कस की है जो ज़रूरी है। 2 दिन पहले परसों मैंने एक तफसील से कौमी असम्बली में तकरीर की मुआशी सूरत हाल में। जावेद इकबाल साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की है, ये जो अप्रैल के फिगर्स आए जो इन्होंने छोड़े पौने 4 साल की तकरीबन हुकूमत के बाद, 39 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है। इंपोर्ट जो है वो 60% बढ़ी है। ये बात बार बार ये कहते हैं जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, 25% बढ़ी है एक्सपोर्ट। 6 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ी है और तकरीबन 26 अरब डॉलर इंपोर्ट बढ़ी है इनके पौने 4 साल में। अब जो आप कह रहे हैं ना कि तकरीबन रिज़र्व्स बराबर हैं, ऐसा नहीं है। रिज़र्व्स को गिना जाता है कि इंपोर्ट के कितने महीने के इंपोर्ट के बिल के बराबर है। हमारे वक्त छोड़ के गए थे 40 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और रिज़र्व 10 अरब डॉलर थे, तो वो तकरीबन 3 महीने के रिज़र्व्स थे।
तीन महीने से कम जो रिजर्व होते हैं उसको समझा जाता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल आज जो 10 अरब डॉलर है हमारी इंपोर्ट हर माह 6.5 अरब डॉलर हो गई है। बिल्कुल ठीक। तो ये मुश्किल 2 माह की, डेढ़ माह की, ठीक। और ये टोटल डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान टेक्निकली। कोई भी ये कहता है तो वजह क्या है कि आपके पास देखिए ना, आपके पास तो 2.25 अरब डॉलर हर महीने, ये 17 अरब डॉलर, आपने 19 अरब डॉलर का, मेरे पास जो फिगर थी वो 17 अरब डॉलर की थी, अगर 19 है तो और ज़्यादा, यानी 2 अरब डॉलर तकरीबन हर माह हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। तो हमारे पास तो नहीं है, हम 1 महीना कैसे गुजारेंगे, 2 महीने कैसे देखिए हर रोज़ हम IMF से मांगेंगे अपने हाथ फैला के। और आपने पता नहीं वो पढ़ी होगी जो इकोनॉमिक हिटमैन की एक किताब है, उन्होंने खुद उसने तस्लीम की है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ों में निचोड़ते हैं ताकि वो इतने कर्ज़े चढ़ जाएं कि हर कंडीशन हमारी मानने को तैयार हो जाए। आज हम उस सूरत हाल में पहुंच चुके हैं। देखिए अगर फ़र्ज़ कीजिए IMF हमें दे देता है, 3 अरब डॉलर की बात हो रही है, उसका 6 अरब डॉलर में से 3 दे चुके हैं, 3 का बाकी है, वो दे देते हैं तो वो तो हमारे 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। ये मसला ये नहीं है कि ये और इस वक्त मैं आपको बताऊँ अलार्मिंग सूरत हाल क्या है कि ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अगले साल फरवरी में पाकिस्तान के डॉलर 234 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के 193 भी है, रोज़ 2 रुपये बढ़ रहा है। 193 का मतलब ये है कि अगले 9 महीने में 23-24% बढ़ जाएगा। और हम इस वक्त रोशन डिजिटल अकाउंट में हुकूमत 7% वो भी दे रही है। ठीक, 24% वो बढ़ जाएगा 7, ये 9 महीने के बाद 31% 9 महीने में हम हुकूमत ख़रीद रही है, ओपन ख़रीद रही है, जो मर्जी दे। तो ये तो डिफ़ॉल्ट और किसको बोलते हैं? मैंने अपनी बिज़नेस की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। और इनको मैंने वार्न यही कर रहा हूँ जो मैंने किया परसों, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त ये मौका नहीं है कि इलेक्शन कब हो। मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पे है, उस वक्त हम बात कर रहे हैं कि उस मरीज़ का निकाह की डेट फिक्स कर दें। सर सब मिलजुल के पहले उस मरीज़ की दुआ करें और अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढे कि उसका इलाज किस तरह कर रहे हैं। तो ये हालात हमारे इतने दिगरगू हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। वजह क्या है कि हम सिर्फ हर बार IMF के बंदे अपने वज़ीर ख़ज़ाना बनाते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना देखिए ना, आपका जो नेशनल असम्बली है, बजट और इकनॉमिक पॉलिसीज़ नेशनल असम्बली का प्रीरोगेटिव होता है। मैंने नहीं देखा पिछले 35 साल में सिर्फ 6 महीने एक बार नेशनल असम्बली का नवीद कमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, बाकी सब डॉक्टरों को हम बुलाते हैं। आज किधर है हफीज़ शेख, आप देखते हैं वो किधर चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं रहेंगे, हम यहीं के हैं। ठीक है, मैं शमसुल इस्लाम साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल। खान साहब, ये अगर कन्फ्यूजन बरकरार रही कि इलेक्शन हो इलेक्शन ना हो, ये ऐसी सूरत हाल में इदारे भी आपके साथ फिर डील नहीं करते, यानी इत्तेहादियों को मिल बैठना होगा और कुछ फैसले करने होंगे, क्योंकि इस वक्त जो एक सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है मईशत की। जी शुक्रिया जावेद साहब, आपने मुझे दोबारा प्रोग्राम में मदद किया। देखिए सबसे पहले तो इस वक्त ये है कि ये जो अनसर्टिनिटी की सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, कि ये इलेक्शन जल्दी होंगे या हुकूमत पूरी मुद्दत करेगी, इसको क्लियर करने के लिए हुकूमत को एक वाज़ेह एक लाइन देनी पड़ेगी और इलेक्शन के लिए आप अपनी जो मुद्दत आप कहते हैं वो पूरी करो, ताकि आपको IMF को भी एक मैसेज जाए कि जो ये हुकूमत जिससे हम डील करने जा रहे हैं, 18 को आपकी दोहा मीटिंग हो रही है, उनके पास भी एक कॉन्फिडेंस लेवल हो कि पाकिस्तान में जिससे हम नेगोशिएट कर रहे हैं उनकी हुकूमत जो है वो 1.5 साल तक रहेगी। ये ना हो कि उनको पता चल जाए हम 6 महीने बाद या 3 महीने बाद इलेक्शन करके जा रहे हैं और फिर एक नई हुकूमत आएगी और उनके साथ दोबारा डील करने पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको IMF से कुछ मिलने वाला नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट ही चीज़ यही है कि हमें अपने जो है अपनी बैलेंस शीट को, अपने प्रोफाइल को सीधा करना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि IMF से हमारे मामला सही हों, ताकि IMF आपको कहने को तो एक 1 बिलियन 1.2 बिलियन की ट्रांच देगा, लेकिन उससे आपका जो प्रोफाइल है, जो आपका CV है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फिर आपके रास्ते वर्ल्ड बैंक से, ADP से, सारे जितने डोनर्स हैं उनसे खुल जाएंगे, यहाँ तक कि आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, UAE है, फिर चाइना है, उनसे भी मामला सही हो जाएंगे। तो हमें पहले तो एक मैसेज देना होगा, ये अनसर्टिनिटी को ख़त्म करना होगा कि हुकूमत कब ख़त्म हो रही है, हुकूमत कब इलेक्शन नए करा के छोड़ के जा रही है और हुकूमत कितनी मुद्दत पूरी करेगी। इसके बाद जो है इकॉनमी के, आप जैसे कैसर शेख साहब हमारे सीनियर
रहे हैं, BMGN भी रहे हैं, कराची चैम्बर से भी इनका वास्ता है। तो इन्होंने तो बड़ी एक पिक्चर जो बताई है, मुझे इतना थोड़ा सा इजाज़त दें कि मैं थोड़ा सा पिक्चर को एक कॉन्फिडेंस वाली की तरफ के लेकर आऊँ कि पाकिस्तान में हमने कोई 1970 में देखा कि इससे बड़े क्राइसिस आए थे जब हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट के पास पहुंच चुके थे। और 1970s की आपको पता है कि ऑयल की प्राइसेस कहाँ चली गई थी, कमोडिटी प्राइसेस कहाँ चली गई थी। 1970 के बाद से आज तक 2008 अभी करंट जो सिचुएशन है उसमें तकरीबन 5 ऐसे मौके आ चुके हैं जहां पाकिस्तान में जो हमारे सो कॉल्ड सूडो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये पिक्चर बताते रहे कि जी पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान कल डिफ़ॉल्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उन तमाम सिचुएशन से वापस निकला और बेहतरी की तरफ आया। हमारे रिजर्व्स कई मौके पे ऐसा हुआ कि 10 बिलियन पे रहे, लेकिन उसके बाद फिर इंप्रूव होना चाहिए। बात यह है कि आप जब एक अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को सही तरीके से लेकर आते हो, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस मॉडल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि फायर फाइटिंग की सिचुएशन रही और उसमें भी कर्जे लेके हमने अपनी इकोनॉमी को वक्ती तौर पे चलाते रहे और मुसीबत से निकालते गए। आप जब आप हाईली डेट नेशन बन जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे बोरो करते रहोगे। पहले हम कर्जे बोरो करते थे वर्ल्ड बैंक से, IMF से, टू फाइनेंस द ट्रेड डेफिसिट, लेकिन अब हम अपना फिस्कल डेफिसिट जो बजट का खसारा है उसको भी कुछ सालों से हमने देखा है कि पूरा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। और आगे कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हम जो है अपनी हुकूमत को रन करने के लिए जो सैलरीज देते हैं, जो पेंशन देते हैं, उसके लिए भी बोरो करना ना पड़े। तो हमें एक ये सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, हमें सख्त फैसले लेने होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जो है एक लाइन देनी पड़ेगी आपको कि जी आप जो अनटारगेटेड सब्सिडीज दे रहे हो उसको ख़त्म करना होगा। और एक मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहिए लोगों को कि गवर्नमेंट खुद भी अपनी बेल्ट टाइट करने जा रही है, ऑस्टेरिटी मेजर लेगी और साथ ही लोगों को भी इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि जो पेट्रोलियम के ऊपर आप देखें जब इन्होंने डिसीजन किया था प्राइसेस को फ्रीज करने का, तो उस महीने में कोई आपका 57 बिलियन का हो गया और इस दफ़ा कोई 100 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। तो ये 3 महीने में अगर इस तरह से ये चलता रहा तो आप जो IMF से 1.1 बिलियन लेने जा रहे हो उससे तो ज़्यादा आप खर्च कर दोगे। तो ये एक जो वाइज पॉलिसी रही है उससे निकलना होगा। हमने अब सबसे बड़ा देखना है कि सिर्फ इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस नहीं है। पाकिस्तान में जो है 212 स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जो आपका टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ज़ाया कर रही हैं। हुकूमत लास्ट जो आई थी उसने भी बड़े ऐलान किया कि जी हम इनको ऐसे इसको जो है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को रिफॉर्म्स करेंगे, नई मैनेजमेंट लाएंगे, लेकिन ना तो वो नई मैनेजमेंट लाए ना उसमें रिफॉर्म किए, बल्कि उनके लॉसेस ही बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए अब नई गवर्नमेंट के पास जो भी टाइम है उसमें कम से कम ये करें कि जो आपका रेवेन्यू ड्रेन हो रहा है प्राइवेट ये पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, उसको प्लग इन करें। उसके बाद आपको जो है सर्कुलर डेट जो एक ब्लैक होल की तरह बढ़ता चला जा रहा है, जो पहले सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में था अब वो गैस में भी आ गया। अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल उसमें देखने हुए स्कोरिंग करते हुए LNG को भी बड़ा सस्ता बेचा, तो वो भी आपको दूर करना होगा। आपको जो है आप मासिस को जो आप इतनी सस्ती गैसेस दे रहे हो जो कंज्यूमर्स को, वो भी आपको कम करनी पड़ेगी। अब बेल्ट टाइट करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर हम अपने अखराजात इसी तरह से बढ़ाते गए, अपनी सब्सिडीज के जरिए नुकसान करते गए, तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बेहतरी के बजाय और सूरत हाल खराब हो जाएगी। लेकिन इसमें शेख साहब इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को बहरहाल मुश्किल फैसले करने हैं और लेकिन जाहिर है हुकूमत अब एक जमात की है नहीं, इत्तेहादी हैं, उनको सबको अपने एतमाद में लेना होगा और उनसे मुशावरत भी करनी होगी, उन्हें कन्विंस भी करना होगा, तभी ये मुश्किल फैसले लिए जाएंगे ताकि सब जिम्मेदारी महसूस करें, सिर्फ एक जमात पे ना हो जिम्मेदारी। जी शमसुल इस्लाम साहब ने काफ़ी अच्छी बातें की हैं। एक बात मैं से थोड़ा ये डिफ़र करता हूँ, जब पहले हमारे पास 10 अरब डॉलर के रिज़र्व होते थे ना, ठीक, उस वक्त हमारी इंपोर्ट बहुत कम थी, वो 4-4 महीने के वो रिज़र्व होते थे, आज 1.5 महीने के हैं। बहुत बड़ा ये फ़र्क है। अच्छा, दूसरी बात, असल बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सब्सिडीज़ को ख़त्म करते हैं, सिर्फ किसने कहा था, हमने छोड़ा था 118 रुपये डॉलर, आज आज तो 93 है, इन्होंने हमें दिया 189 पे दिया। अब वो किसने इनको कहा था? गरीब आदमी, दरमियाना बंदा, क्यों वो सब्सिडी बर्दाश्त जो ये कह रहे हैं ख़त्म करनी हो बर्दाश्त करे? उसने तो नहीं कहा था कि डॉलर इतना बढ़ा दो, आप टैक्स ना भी लगाएं। तो ये जो इसका इम्पेक्ट है 118, देखिए तनख्वाहें नहीं बढ़ी SMEs की, ना तनख्वाहें नहीं बढ़ी, ना दरमियाने आदमी, अमीर आदमी ने कमाया है। हमें डायरेक्ट टैक्स लगाना होएगा। मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, चैम्बर में प्रेसिडेंट था, ये शमसुल इस्लाम साहब भी चैम्बर से तल्लक, कराची चैम्बर से तल्लक है। मेरा कहना ये है कि अमीर, ये पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया ने कोविड की वजह से बहुत कमाई की है,
कई गुना कमाइयाँ हुई हैं बड़े बड़े बिजनेस, चंद बिजनेसमैनों को। अब ये आपने देखा कि टर्फ जो दिया है ये कुछ 300-400 सिर्फ बड़े बिजनेसमैनों को 2% पे हमने दे दिया। ठीक। अब जो क्या करेगा आम आदमी, क्या करेगा अगर आप उसी को सब्सिडी ख़त्म करके, एक तो तेल $0 था वो आज $110 हो गया, वो भी लगाएं, और डॉलर का रेट 117 था आज 190 लगा दें, तो वो कहाँ बेचारा जाएगा। सब्सिडी ज़रूर, ये मैं मानता नहीं, IMF तो ये कह रही है कि अपना खसारा कम करो। हमारा बजट खसारा जो था ना, हमारी पिछली हुकूमत ने सोचा था कि 5% उनकी कौमी आमदनी का होगा, वो तकरीबन जो बनता है मैंने कैलकुलेट किया 2800 अरब बनता है। ठीक। अब वो 4000 अरब से तजावज़ कर चुका है। बात ये है कि अगर आप अमीर आदमी को टैक्स देना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स, अगर इनडायरेक्ट टैक्स, बजट आने वाला है ना, अगर सेल टैक्स लगा दिया गया और दरमियाने बंदे को टैक्स लगाया गया, उस बेचारे की तो सकत ही नहीं है। मैं जाता हूँ अपने इलाकों में, हम देखते हैं कि उनका सकत कहाँ रह गई है, वो बराह रास्त उन पे ही असर होता है। हाँ असर होता है। लेकिन अभी जो जोर दिया जा रहा है ना, IMF भी कह रही है और हमारे भी शायद थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि आप सब्सिडी ख़त्म करो। 50 रुपये अभी फौरी तौर पे 1 या 2 महीने में डीजल अगर बढ़ा देंगे, वो कहाँ से बर्दाश्त करेगा। उसकी तनख्वाह तो डॉलर में नहीं है, तनख्वाह रुपए में ले रहा है। आप हर चीज़, खाने का तेल जो आ रहा है डॉलर में आ रहा है, ये ऑयल जो है ये वहाँ से, दवाइयाँ, हमारा रॉ मटेरियल सारा, तो वो जो मुश्किलात उसको बढ़ गई हैं, हमें उनका ख्याल करना है। हम नहीं बढ़ा सकते इतना। ये साग डार साहब सही कह रहे हैं, मिफ्ता साहब वहाँ गए और वहाँ मान के आए उनसे, तकरीबन फाइनल तो 18 को आएंगे IMF और फैसले होंगे। लेकिन ये इन हालात में हम इतने अपने SMEs को और अपने दरमियाने तबके को नहीं इतना ज़्यादा बोझ दे सकते। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस विजन को दाद देता हूँ। देखिए अमीर आदमी और डायरेक्ट टैक्स बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये सही इन्होंने कहा। जो सारे जो नेशनलाइज यूनिट हैं घाटे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त 4-5 हज़ार अरब रुपए लगा हुआ है नेशनलाइज यूनिट में, और वो हर साल 700-800 अरब घाटा कर रहे हैं। ये बेचारे दरमियाने बंदे का क्या इसमें कसूर है। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारी किसी भी हुकूमत ने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो नहीं दी। $1 अरब या $2 अरब हम मांग तो रहे हैं, सही। ये कह रहे हैं कि IMF दे देगा तो दूसरे भी दे देंगे, लेकिन आपका कर्जा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। अगर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो कर्जा नहीं बढ़ता, उससे आपकी इंडस्ट्री लगती है, उसकी आपकी टेक्नोलॉजी आती है। इंडिया में हमारी हुकूमत ये पिछली कहती रही कोविड की वजह से नहीं हुआ। इंडिया में कोविड पाकिस्तान से ज़्यादा था। पिछले साल की उनकी फिगर निकाल लीजिए, $44 बिलियन की बाहर से पैसा आया है, डायरेक्ट फॉर उनकी इंडस्ट्री लगी है। हमारे यहाँ $1.5 अरब या $2.25 अरब आया है। अब बताइए कि हमने ऐसे अपने माहौल को कंडूसिव, सबसे मैंने जहाँ भी गया हूँ ना, मैं वियतनाम में गया हूँ, मैं चाइना गया हूँ, मैं थाईलैंड गया हूँ, जिस भी कोरिया गया हूँ, इन सब मुल्कों ने तरक्की जो की है ना, 2 तरीके से की है। एक तो बाहर का पैसा उन्होंने इन्वाइट किया है, अभी आपने खुद बांग्लादेश में भी देख लिया, यही हुआ है। बाहर का पैसा यहाँ के माहौल ऐसा बनाए जिससे बाहर का पैसा अट्रैक्ट हो। और दूसरा, उन्होंने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है। इतने बड़े बड़े कारखाने लगाए हैं। हमारे पास तो क्या है, एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। हम चमड़ा, चावल, कपड़े के अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। जब तक आपके पास बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, बाहर का पैसा नहीं आए। इंडिया 1990 में हमसे 4 गुना था। वो हमारे डॉक्टर महबूब हक से, मनमोहन सिंह और डॉक्टर महबूब हक आपस में दोस्त थे। वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये मेरे भी दोस्त थे डॉक्टर महबूब हक साहब मरहूम। वो मशवरा हमसे करते थे। इंडिया उस वक्त, इंडिया की इकानमी 4 गुना थी पाकिस्तान से। पिछले 32 साल में वो 4 गुना से पाकिस्तान से 11 गुना हो गए। उनकी आबादी 6 गुना है, तो उनकी परचेजिंग पावर या उनकी पर कैपिटा इनकम, फी का आमदनी हमसे 2.25 गुना हो गई है। तो अब हम इन हालात में हमें यही करना, सिर्फ IMF से मांगते रहोगे 90% तो हमारी कौमी आमदनी का पहले ही कर्जा ले चुके हैं। और मैंने पहले आपसे कहा कि इकनॉमिक हिटमैन किताब में उसने लिखा ही है। हम कहाँ बर्दाश्त कैसे करेंगे, कैसे अगर ये हुकूमत आई, जब PTI की हुकूमत आई, तो वो खुद इमरान खान साहब कहते हैं जी 1.25 लाख रुपया फी जो बच्चा पैदा होता है, 1.25 लाख रुपया उस मखरूज है। आज वो 2.25 लाख हो गया मखरूज। बिल्कुल 2.25 लाख। वो ये खान साहब, ये टोटल गवर्नमेंट डेट को अगर देखें 1947 से 2018 तक ये 24,953 बिलियन था, जबकि गुज़िश्ता 3.5 साल के अंदर ये 42,745 अरब हो गया। यानी 3.5 साल में कुछ $17 अरब इसमें इजाफा हुआ है। यानी इतना कर्जा ले लिया गया। तो फिर हम जाएं तो किस तरफ जाएं? फिर जाहिर है मकरूज तो होना है हर शख्स ने।
देखिए जावेद साहब, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो ये जो डेट की आप बात कर रहे हैं बढ़ने, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, जो मैंने पहले कहा कि अनटारगेटेड सब्सिडी और पेट्रोल की प्राइसेस का, तो मैं थोड़ा सा आपको और उसको एलेबरेट कर देता हूँ कि इस वक्त जो जितनी भी सब्सिडीज पाकिस्तान में है वो प्रो रिच दी जा रही हैं। इस वक्त अगर 7.5 करोड़ की लैंड क्रूजर अगर कोई चला रहा है हमारा रिच अमीर आदमी, तो उसको अगर हम पेट्रोल जो है दुबई से, सऊदी अरब से या अमेरिका से भी सस्ता देंगे तो फिर हमारा डेट बढ़ता जाएगा। हमें जो है, अगर आप देखें यूएसए में इस वक्त $6.5 का गैलन हो गया डीजल की प्राइस। अगर हमारी जो लैंड क्रूजर और पचारो वगैरह जो डीजल पे चल रही हैं, अगर वो सस्ता कंज्यूम करेंगी तो डेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि हुकूमत जो है इस वक्त अपनी जेब से, कोई भी हुकूमत तो अपनी जेब से जो है वो सब्सिडी दे रही है और आपकी टैंकी में 70 रुपए जो है कम से कम वो लीटर पे डाल रही है। तो ये अगर रविश जारी रही तो फिर हमारा डेट बढ़ेगा। अब आपने कहा कि जो डेट इतना जो बढ़ गया है, नो डाउट इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क हुआ है और इस डेट के बढ़ने में एक आपकी जो है, क्योंकि डिपेंडेंस हाईली आपकी रही है इकोनॉमी की को चलाने की, वो फॉरेन डेट पे रही है। मैंने जैसे पहले कहा था कि पहले हम इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बोरो करते थे, अब हम फिस्कल डेफिसिट को बोरो करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए बोरो कर रहे हैं। ये फिस्कल डेफिसिट कैसे बढ़ता है? एक आपका जो अनटारगेटेड सब्सिडीज होती है, दूसरा आपके जो नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसके बढ़ जाना। अगर पिछली हुकूमत में देखें तो आप उसमें बहुत रिकॉर्ड खर्चे जो थे वो बढ़ गए थे। पीएसडीपी तो बिल्कुल कट से कट होता चला गया, लेकिन आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जब खर्चे बढ़ते हैं फिर आप बोरो करते हो, और उसी वजह से आज अगर आप किसी की तरफ देखते हो हेल्प करने के लिए, तो वो ये पहले ये सोचता है कि ये जो इतनी लग्जरी ये इंजॉय कर रही है कौम, तो इनको हम दे के मजीद पैसे अपने फंसाने वाली बात होगी। हमें थोड़ा सा अपने फैक्ट को, हकीकत को रियलाइज करना पड़ेगा और हमें इस वक्त फैसले करें अगर नहीं किए तो आगे ये डेट और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट बिजनेस जो है वो भी बढ़ जाता है। फिर आपकी सैलरीज में भी आप जो इजाफा करते हो, पक्ष देते हो, आपकी हर जगह उसकी अखराजात बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने डेट को कंट्रोल करने के लिए पहले बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, फिर आपको कैसे साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें लानी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है 50-60 साल के फॉर्मूले में अगर आप देखें एक्सपोर्ट का, तो हमने सिर्फ एग्रीकल्चर की कमोडिटीज एक्सपोर्ट की है। हमारा जो 60% 55% जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो टेक्सटाइल में है, और वो भी हम एज ए कमोडिटी बेच रहे हैं। हमने टेक्सटाइल को भी वैल्यू एडेड नहीं किया कि हम गारमेंट ज्यादा से ज्यादा करते हैं जिस तरह से बांग्लादेश ने की, हम ज्यादा से ज्यादा पैंट सूट बना के एक्सपोर्ट करते हैं, हमने वो नहीं किया। बिल्कुल सही कहा कि चमड़े तक हम रहे, हमने लेदर एक्सपोर्ट किया, लेकिन हमने जैकेट्स एक्सपोर्ट करने के बाद उसके गारमेंट्स बनाने के बाद फिर रोक दी, और अब फिर इस वक्त शुरू हुआ है ये काम। तो हमें अपने साथ ही जो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है उसके साथ साथ हमें हाईटेक टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना होगा। अब आईटी में एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ना शुरू हुई है। आपके पास आगे जो सिनेरियो आ रहा है उसमें आपके एनर्जी आप डेफिसिएंट आप कंट्री हो, आपको इंपोर्ट करके फ्यूल आपका एलएनजी आपकी इंपोर्ट करके अपनी एनर्जी और बिजली पैदा करनी होगी। तो उसके लिए आपको ऐसी सर्विसेज को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा जिसमें आपका जो है एक सिर्फ लैपटॉप से बच्चा बैठ के आईटी की सर्विस प्रोवाइड करे, और उसकी इनकम भी जो है आम आदमी अगर आप देखें तो उसकी 25,000 की अनस्किल्ड लेबर की आप 25,000 रुपए देते हो, लेकिन जो एक आईटी का जो बच्चा होता है उसके पास अगर वो 1 साल के एक्सपीरियंस ले लेता है वो 50,000 60,000 रुपए आ जाता है। तो ये आपकी जब इनकम बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगी, तो खुद ब खुद आप जो है कॉप अप करने लगोगे। और साथ ही आपको एक और भी प्लान ये लाना होगा कि जब तक आपके पास जो है फॉरेन रिजर्व्स जो है इंप्रूव नहीं होते, वो उसका और कोई हल नहीं है कि एफडीआई आपके पास एकदम से आ जाए। फॉरेन इन्वेस्टर उस वक्त आता है पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में जब हमारे लोकल इन्वेस्टर खुश होंगे। हमारे इन्वेस्टर अगर खुश नहीं है, वो यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर रहे, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो रिलक्टेंट रहता है। नो डाउट पिछले सालों में हमारे पास एफडीआई नहीं आई, और उसकी एक और बड़ी वजह यह है कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है इतना कम्बरसम है, इतनी रेड टेपिज्म उसके अंदर लगी हुई है कि सब परेशान हो गए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाले आए, वो भी परेशान है कि वहां अप्रूवल नहीं मिलती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं कि रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, बिजनेस को प्रमोट करना होगा। ठीक है जी कैसर शेख साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीपैक हमारा रुक गया ऑलमोस्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स हमें नजर नहीं आए, इतना कर्जा हमने ले लिया लेकिन हमें बड़े प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आए। पहले दिन से हर बिजनेसमैन कुछ और समझ के ये उसके ऊपर लगा। ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं करते कुछ भी नहीं है। हमारे सबसे बड़ी रुकावट, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमने कोई भी बिजनेस आधा दिन तो हमारा इधर निकल जाता है कि हम इनके जवाब देने में और कैसे आगे बढ़ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो लाजमी है और यही सबसे बड़ा हर्डल है। सैकड़ों किस्म की फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी पड़े और हर जगह पे रुकावट है। और बिल्कुल अंडर द टेबल जापानीज हमारे यहाँ आते हैं, हम उनसे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो कहते हैं जी आपके यहाँ क्या करें। हर जगह एक तो डिलेज है, एक अंडर द टेबल सारा काम होता है। तो मेरा मतलब, और बात ये सबको पता है, पहले दिन करना। देखिए ना, ये नहीं है जो बातें हम कर रहे हैं ना, जब इकनॉमी को समझने वाले लोग होते हैं तो मुतफिक होते हैं, हो नहीं रहा।
कर कोई नहीं अमल कर रहा, लेकिन कौन मना करता है? हमारी तमाम हुकूमतें आई, किस हुकूमत ने इस पर अमल किया? वो ब्यूरोक्रेट के हाथों पर बेबस हो जाते हैं। ये सब हुकूमतें कहती हैं कि नेशनलाइज यूनिट जो नुकसान कर रहे हैं उनको बेचो और नफ़ा बख्श बनाओ, लेकिन हो नहीं रहा। ज़रा करते हैं तो लोग एजुटेट शुरू कर देते हैं, एजुटेशन तो शुरू हमें मसलहत का शिकार हो जाती है हुकूमतें। हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। एक बात से मैं जो इनको कहता हूँ ना, देखिए ना, वो ठीक कह रहे हैं कि मर्सिडीज़ वाला और वो जो है बड़ी गाड़ियों वाले को तो नहीं अब सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल वाला क्या करेगा और रिक्शे वाला क्या करेगा? उसको तो देना है ना मैं सब्सिडी। बिल्कुल। और दूसरा मसला ये है कि अमीर आदमी, इन्होंने कोई बात नहीं की। मेरा जोर ये है कि जो पिछले 2 सालों में विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है कोविड की वजह से, बड़े लोगों ने, मैं अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव हूँ बिल्कुल, बड़े लोगों ने जो कमाई की है, मसलन एक कंपनी 10 अरब कमाती थी, उसने उसकी बैलेंस शीट देख लीजिए, उसने 50 अरब कमाया है, तो वो उसको एडिशनल टैक्स क्यों नहीं लगाएंगे जो विंडफॉल हुआ, ताकि जो सब्सिडी है गरीब आदमी के लिए उसमें कमी ना हो, कुछ ना कुछ तो उसको देंगे। क्योंकि किसने कहा था कि ये डॉलर जो है वो 117 से 190 कर दो और फिर कहो जी सब्सिडी कुछ भी नहीं देना, आप 500 कर दोगे डॉलर तो और आप गिन रहे हो ना कि दूसरे नहीं दे रहे, वो डॉलर में उनके यहाँ तो नहीं इतने रेट बढ़े। इंडिया में तो, इंडिया अगर सब्सिडी नहीं दे रहा तो क्या उनका रेट पिछले 4 सालों में 70% बढ़ गया है डॉलर, चीज़ तो डॉलर में आ रही है, अगर हम हर चीज़ उसके ऊपर लगाएंगे तो वो गरीब आदमी तो रुल जाएगा बेचारा। तो टैक्स, अच्छा दूसरी बात ये ना कि जो बाहर के नहीं आते, ये बात नहीं है, हमारे यहाँ बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा बिजनेसमैन खुश है, बड़ा बिजनेसमैन जो है। हुआ क्या है, वो जो बात इन्होंने की ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें वो जिच हो गए हैं। बाहर वाला, मैंने 2 जॉइंट वेंचर खुद अपनी कंपनी के साथ किए। ठीक है, हमने LG ग्रुप जो कोरिया का बहुत बड़ा ग्रुप है उसको मैं यहाँ जॉइंट वेंचर में लाया अपनी कंपनी के साथ। दूसरा हमने मलेशियन कंपनी बरनास से जॉइंट वेंचर किया। इस वक्त चावल का बरनास से हमने जो किया 10% तकरीबन पूरे मुल्क का जो एक्सपोर्ट है वो हमारी कंपनी है वो कर रही है। लेकिन ये LG वाले आए, इतना उनको जिच किया गया, वो चाह के सारी उन्होंने इंडिया, वो पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे थे, उन्होंने सारी इंडिया में कर दी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बाहर वाले को जो आप माहौल नहीं देंगे, हमारा माहौल कंडूसिव नहीं है। जो श्रीलंका के शख्स से हमने किया सियालकोट में, अब आप सारी दुनिया में ये चीज़ें जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमें अपने माहौल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक, और माहौल को अपना कंडूसिव बनाना पड़ेगा और हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा। देखिए मैं मसलन आप को कह रहा हूँ, मैं क्या सोच के आया हूँ। बाद लोग मुझे कहते हैं मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ ताकि मेरा मुल्क बेहतर हो। मैं तो 29 साल से 6 इलेक्शन लड़े, कराची रहता हूँ, मैं अपने होम टाउन चिन्योट की गलियों में धक्के खाता हूँ इस वजह के लिए कि इस हाउस में जाऊँ जहाँ पे इकनॉमिक कंडीशन डिस्कस होती है। ठीक है ना जी। लेकिन अगर मुझे मौका ही नहीं मिलेगा और वर्ल्ड बैंक से और IMF से ही लोग आते रहेंगे, हमारे तमाम फाइनेंस नहीं, और आज किधर है हफीज शेख साहब, गया किधर? बिल्कुल सही, वो बार बार आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं भाई? खान साहब, आप मुख्तसर अल्फाज में बताइए कि अवाम तवक्को रखें कि कुछ बेहतरी होगी, कुछ महंगाई के हवाले से जो वो देख रहे हैं इस हुकूमत को, कुछ मुख्तसर बताएं। देखें जी, इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा तवक्को रखने की तो अब गुंजाइश नहीं है कि क्योंकि अब जो इन्फ्लेशन जो है ये एक दुनिया का इंटरनेशनली एक सिनेरियो बन चुका है और इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है कि आप USA को इन्फ्लेशन को देखें कि वो 8.5% टच कर गया। और अभी रिसेंटली जो फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया है उसके बाद से एक पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक थे, इंक्लूडिंग आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंडिया का बैंक, रिजर्व बैंक और दूसरे बैंक को सब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बाहर तो असर होता है, लेकिन पाकिस्तान में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दुनिया में डिमांड बेस्ड उनकी जो है इन्फ्लेशन होता है, हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो 80% बोरो करती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के पास अराउंड 20% या उससे भी कम जो है बोरिंग फैसिलिटी है और आम मासिस जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले बहुत ही कम हैं। तो हमारे यहाँ स्टेट बैंक ने पिछली दफ़ा भी ये किया कि इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट को 13.25% पे ले गए और अभी अगर आज देखें, आज तो आपको 23 साल हाई रिकॉर्ड पे आपका आइबोर पहुंच चुका है। आपका इंटरेस्ट रेट अब अगली जो 23 तारीख को MPC आ रही है उसमें फिर ये बढ़ाएंगे। तो इस ऐसा करने से फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है और जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी तो फिर जो आम लोगों को चीज़ें मिलती हैं वो फिर महंगी मिलती हैं। तो पाकिस्तान में एक पॉलिसी अब ऐसी भी लानी पड़ेगी जहाँ पर आपको जो है सिंगल इंस्ट्रूमेंट को यूज़
करे स्टेट बैंक एज ए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अनफॉर्चुनेटली पिछले दौर में जो है स्टेट बैंक का जो गवर्नर साहब थे उन्होंने एक तरफ से तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ाई और टर्फ जैसे जो स्कीम हुई उसका टोटल बेनिफिट या रीफाइनेंस जो सैलरीज का दिया गया वो भी बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ, छोटी एसएमईज तो वाइप आउट हो गए कोविड के अंदर। अब इसके बाद अब आपके जो है इसमें स्टेट बैंक की अब जो नई जो पॉलिसी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो फिर से एक और महंगाई का तूफान आएगा। हमें जो है अब सब्सिडीज भी खत्म करनी है, लेकिन एक और आसान काम है हुकूमत के पास, वो ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा महंगाई आती है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से ज़्यादा यहाँ की जो लोकल कमोडिटीज़ परचेज की जाती हैं और होल्ड की जाती हैं, जिसकी में ज़ख़ीरा अंदोज जो है बहुत बुरी तरह से उनको एडिक्शन हो गई है, क्योंकि उन्होंने 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा कमाया। आप देखें हर साल गंदम का क्राइसिस आया, हर साल चीनी का क्राइसिस आया, घी तेल का क्राइसिस आपका चल रहा है कि महंगा चल रहा है। उस सब में जो है जो इंजीनियरिंग होती है उसको ये इस नई गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करें, उसके ऊपर क्रैकडाउन करें। तो ये 10,000 से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज नहीं है पूरे मुल्क में जो ज़ख़ीरा अंदोजी करके महंगाई को दिनों में ऊपर पहुंचाते हैं। अभी चंद दिन पहले डिसीजन हुआ, ईसीसी ने अनाउंस किया कि 3 मिलियन टन वीट इंपोर्ट करेंगे। 3-4 दिन के अंदर 2100 से रेट बढ़ के गंदम का आज 2300 से भी ज्यादा हो गया है। और हर वो शख्स जिसके पास पैसा है वो मार्केट में बैठा हुआ है और वो इस तरह की चीजें होल्ड कर रहा है। बासमती चावल बहुत अहम बात आपने की, बड़ी बुनियादी बात, एक जुमले में वक्त खत्म हो गया। एक जुमला ही कह रहा हूँ, जब आपका अगले 9 महीने में 25% डॉलर बढ़ने की बात हो तो कैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकेंगे जब हुकूमत 30% पे खरीद रही हो। ये सही कह रहे हैं कि कास्ट पुश हमारा इन्फ्लेशन है, जब आप रेट ऊंचा रखोगे तो रेट बढ़ जाएगा। तो बात ये है कि हमें अपने आप को ठीक भी तो करना पड़ेगा ना, आपको भी ठीक करना पड़ेगा। ये हालात तो एक इमरजेंसी के हालात हैं और हमें दिन रात बैठ के सबको सर जोड़ के इस वक्त बाकी बातों को छोड़ के ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं अगले आने वाले दिन कम से कम 20% महंगाई देख रहा हूँ। ठीक है, जो हालात है हमारे काबू में नहीं है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, शमसुल इस्लाम खान साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमत को बहुत अहम फैसले लेने होंगे, यकीनी तौर पर मुश्किल फैसले लेने हैं और इत्तेहादियों की मुशावरत से लेने हैं। बुनियादी बात यह है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से जो महंगाई होती है ये बड़ा सिंपल मामला है, इसको ज़रूर हुकूमत को पहली फुर्सत में देखना चाहिए। ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी की, जहाँ के इलाके पीर कोह में जो एक वबा फैले, हैज़े की वबा फैली, उससे जो इत्तलात आ रही हैं बहुत से ज़ाहिर है लोग उससे मुतासर हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पे वो दाखिल हैं, उनके इलाज मुआलजे की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हैज़े के अलावा वहाँ पर टाइफाइड और हेपेटाइटिस के हवाले से भी केसेस सामने आए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, क्योंकि फ़ौरी वहाँ पे इमदाद की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है और ज़ाहिर है कि पानी के मसाइल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है बलूचिस्तान हुकूमत की मोहतरमा फ़रा अज़ीम शाह को। बहुत शुक्रिया फ़रा, आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो खबरें आ रही हैं कि सैकड़ों लोग इससे मुतासर हैं, आप बताइए क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा बुगटी का ये इलाका है और इससे पीर को 15 किलोमीटर के फासले पर है और कुछ ही दिन पहले ये एपिडेमिक जो था वहाँ पर हुआ और इस तरह पेंडेमिक यहाँ पर उसकी इतलाएँ आई और फौरी चीफ मिनिस्टर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने इस पे फौरी रिपोर्ट तलब की। और यहाँ पर बहुत अहम ये भी मैं बताती चलूँ कि उन्होंने अपना जो बाहर मुल्क का दौरा था इसी पेंडेमिक की वजह से उसको भी मनसूख किया। और यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि जिस सोर्स से ये पानी वहाँ के जो रिहायशी थे वो पी रहे थे, तो ये असल में बीमारी वहाँ से आई, तो उस सोर्स को मुकम्मल तौर पर अब क्लोज़ कर दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि डेरा बुगटी 15 किलोमीटर के फासले पर है पीरकू से, तो डेरा बुगटी से 2 पॉइंट से अब फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है वो जारी है, क्योंकि जैसे ही ये पेंडेमिक आया तो चीफ मिनिस्टर ने अपने स्पेशल फंड्स में से 1 करोड़ रुपए जो थे वो जारी किए ताकि फ़्रेश वाटर जो है वो डेरा बुगटी से इलाके तक पहुंचाया जाए। और अभी तक तकरीबन 40 जो वाटर बाउज़र्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर सप्लाई किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 30 करोड़ का जो एक
वाटर स्कीम थी। जी हाँ, मैं ये वो पूछना भी- चाह रहा हाँ था कि जी। वो ज़ाहिर है ये तो फौरी तौर पे जो एक इमरजेंसी ऐड होती है या इमरजेंसी में बंदा कर सकता है वो करता है, जी। लेकिन वहाँ के लिए कोई मुस्तकिल हल उसका? जी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बिल्कुल। कि जो इनिशिएटिव्स हुकूमत की सही। तरफ से लिए गए वो बताना भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो 30 करोड़ का जो फंड था वाटर सप्लाई की मद में, वो भी फौरी जारी किया गया और फिर ऑन गोइंग 2 स्कीम्स थी वहाँ पर वाटर सप्लाई की, उसे भी सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी गई चीफ मिनिस्टर की जानिब से 2 से 3 महीने में कंप्लीट किया जाए, और जब तक वो स्कीम्स कंप्लीट नहीं होती इसी तरीके से फ्रेश वाटर की सप्लाई जो है वो डेरा बुगटी से जारी रहेगी। और फिर जहाँ तक वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जो डीसी डेरा बुगटी थे उन्होंने कपल ऑफ मंथ्स अगो ही वहाँ का जो BHU था और DHU था उसको मुकम्मल इक्विप्ड किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सिचुएशन सामने आई तो वो सारी इक्विपमेंट्स और वो सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो काम आई और बड़ी आसानी हुई। क्योंकि इतलात ये आ रही थी और- कि अस्पताल नहीं है और वो जो रूरल हेल्थ सेंटर है जी। वो अब उसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। देखें अब कर दी गई है, और वहाँ पर कॉलरा ट्रीटमेंट सेंटर्स जो है ठीक। वो स्टैब्लिश कर दिया गया है, और बाकायदा चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस थी, और सेक्रेटरी PHE, सेक्रेटरी हेल्थ, DG हेल्थ जो हैं वो पर्सनली वहाँ पर मौजूद हैं और सिचुएशन को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं, और इनकी सरबराही में DG हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में जो टीम्स थी डॉक्टर्स की वो वहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हर 1 घंटे की रिपोर्ट मुझे आ रही थी, आज सुबह से भी, बल्कि हर 1 घंटे बाद मैं उनके साथ इन टच थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुद DG हेल्थ, सेक्रेटरी PHE और DC जो थे वो ऑन ड्यूटी थे, वो खुद मॉनिटर कर रहे थे, और इसी तरीके से 50 लाख की जो मेडिसिन्स थी वो भी वहाँ पर पहुँच गई हैं, और मुख्तलिफ मज़ीद मेडिसिन्स भी हैं उनकी भी सप्लाई जारी है। मुतासिरीन की तादाद की आपके उसके हवाले से क्या कह रहे हैं कि कुछ अफराद इंतकाल भी उन्होंने किया बहुत है? कम तादाद ठीक है, थी। जी हाँ, जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं अभी तक की वो 5 to 6 हैं। ठीक है जी। ठीक है, और बाकी तो कुछ सैकड़ों में हैं वहाँ पे बाकी देखिए मुतासिरीन जो बहुत हैं। से ऐसे अफराद हैं जो इलाज करवा के अपने माशाल्लाह अपने घरों को जा चुके हैं, और जो अफराद अभी हॉस्पिटलाइज हैं उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो इलाज बहुत ही इत्मीनान बख्श है, हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आया कि सेक्रेटरी हेल्थ खुद वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ये मुकम्मल तौर पर सिचुएशन जो है कंट्रोल नहीं हो जाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सिचुएशन वहाँ पे है वो अंडर कंट्रोल है। बलूचिस्तान के हवाले से ये बात की जाती रही है कि वहाँ पे एक ओनरशिप होनी चाहिए। मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है वो एक इत्तेहादी हुकूमत है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि पूरे जो इत्तेहादी हुकूमत है उनकी तवज्जो फोकस है बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की। तो आपको लगता है कि जो फीडबैक है वो आपका भी उसी तरह से ही है, बलूचिस्तान हुकूमत का भी और मरकज़ का भी इस हवाले से? जी बिल्कुल। देखें जहाँ बात आती है आपके सूबे की डेवलपमेंट की या लोगों के आपकी तरक्की की जहाँ बात आती है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चाहे फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक पेज पर हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत से जैसे ही मौजूदा हुकूमत ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली तो चीफ मिनिस्टर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो की ये प्रायोरिटी में थी बात शामिल, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ट्राइबल एरिया है बलूचिस्तान, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन बेशक उसकी बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन ऐसी है कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई पॉपुलेशन है। तो उनकी प्रायोरिटी बेसिस पर यही था कि रोज़गार की तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी है और जो बुनियादी सहूलतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है। और इसके साथ साथ कुछ इनिशिएटिव्स जो तो हुकूमत के थे वो मैं समझती हूँ कि मुझे यहाँ पर आपके प्रोग्राम के थ्रू ज़रूर बताना चाहिए। जैसे ही हमारी हुकूमत आई और चीफ मिनिस्टर ने अपना ओहदा संभाला तो बहुत से ऐसे बरतरफ मुलाजमीन थे CNW के जो काफ़ी अरसे से जिनको बरतरफ किया हुआ था, कोई 361 मुलाजमीन थे। देखें ये सिर्फ 361 अफराद नहीं हैं, इनके पूरे के पूरे ख़ानदान थे जिनके चूल्हे बिल्कुल बंद थे काफ़ी अरसे से। जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने अपना ओहदा संभाला उन्होंने फौरी अहकामात जारी किए और ये CNW के जो मुलाजमीन थे उन्हें बहाल किया गया। इसी तरीके से उन्होंने कोयटा पैकेज का ऐलान किया। बहुत से हमारे ऐसे रोड्स हैं, जैसे ही उन्होंने ओहदा संभाला वो ख़ुद पर्सनली बहुत से ऐसे रोड्स हैं जिसका उन्होंने मायना किया। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ जैसे कि ये डेरा बुगटी में बीमारी फैली है, हाइजीनिक वे ऑफ लिविंग लोगों को अभी तक इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है।
तो मौजूदा हुकूमत ने एक और भी कैंपेन चलाई है मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली डेरा बुगटी में, पेरको में, कि एक अवेयरनेस कैंपेन हमारी टीम चला रही है कि लोगों को ये बताया जाए कि प्रॉपरली सफाई के साथ किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सही है, लेकिन इस तरह जाहिर है और भी बहुत से इलाके होंगे, हम अल्लाह ना करे कि ऐसी वबा कहीं आए। बलूचिस्तान की हुकूमत के पूरी तवज्जो है उन इलाकों की तरफ भी, के बजाय इसके कि बाद में खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो उससे पहले ही उन इलाकों तक पहुंचा जाए। जी बिल्कुल, एक तो अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से मैंने बताया आपको। अच्छा देखिए, पानी का जो एक मसला है वो हमारे पूरे मुल्क में है, और फिर अब जैसे ये गर्मी की शिद्दत है, इसकी वजह से भी आप जानते हैं कि बीमारियां भी मज़ीद फैलती हैं। अब जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल NGOs हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स बुनियादी सहूलतों के हवाले से हम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा से मसला रहा है, अब तो सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन हम देखते हैं कि हालिया दिनों में जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से ज़ाहिर है पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी एक ज़िम्मेदारी है, तो सियासी तौर पर मामलात को भी वो अपने हाथ में लें और वो जल करके चलें, तो उस पर भी भरपूर तवज्जो है। जी बिल्कुल, उस पर भी भरपूर तवज्जो है, और बल्कि मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करती हूँ हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, और जिस तरीके से वो हथेलियों पे अपनी जान रख के और फ्रंट लाइंस पे आकर लोगों की जो हिफाजत जिस तरीके से वो कर रहे हैं। और बिल्कुल मौजूदा हुकूमत की ये प्रायोरिटीज़ में से है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही रहेगी तो आपको पता है कि खुद ब खुद सूबा भी तरक्की करेगा। तो इस तरफ हमारी ये प्रायोरिटीज़ बेसिस पे काम हो रहा है। और यहाँ पर एक और बहुत अहम इनिशिएटिव मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि ट्रेड बॉर्डर्स की जो ट्रेड थी, आपको पता है कि हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनका रोज़गार ही वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो होती हैं चीज़ें होती हैं। पहले ये पिछली हुकूमत में वो जो बॉर्डर्स थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत में हमने बाकायदा एक प्लान के थ्रू वो बॉर्डर्स खोल दिए हैं और फ्री ट्रेड जो है वहाँ पर जारी है। ठीक है, और इससे बेहतरी आने की उम्मीद है। ज़ाहिर है कि लोगों की जो माशी सूरत हाल है, जो उनकी एक कैफियत है, उसमें भी बेहतरी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा अजीम शाह साहिबा आपका। और यकीनी तौर पर जो पीर कौम में सूरत हाल थी वो तशवीशनाक सूरत हाल थी, लेकिन अब बलूचिस्तान की हुकूमत कहती है कि वहाँ पर इक़दामात लिए जा रहे हैं और जो सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं वो भी पहुँचाई जा रही हैं, वहाँ पर साफ़ पानी भी पहुँचाया जा रहा है, और इसके साथ साथ मुस्तकिल बुनियादों पर भी वहाँ पानी का, साफ़ पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।